हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले समझते हैं कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का मतलब क्या है। नाउ कार्डियक रेफर्स टू हार्ट, इलेक्ट्रो रेफर्स टू इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ एंड फिजियोलॉजी रेफर्स टू द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। तो जब भी हार्ट फंक्शन करता है तो उसकी कार्डियक मसल्स में कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जनरेट होती हैं और उन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ की स्टडी को कहते हैं कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। तो आप इस डायग्राम को देखो, ये हार्ट का डायग्राम है। हार्ट की जो वॉल है वो 3 लेयर्स की बनी होती है। इनरमोस्ट एंडोकार्डियम, सेंट्रल वन मायोकार्डियम एंड द आउटर मोस्ट पेरिकार्डियम। तो यहाँ पर इस डायग्राम में ये वॉल दिखाई हुई है और वॉल में जो टिश्यू दिखाया गया है दैट इज़ द मायोकार्डियम। ना जब भी हार्ट फंक्शन करता है तो हार्ट के मायोकार्डियम के जो कार्डियक सेल्स हैं, जिन्हें मायोसाइट्स भी कहते हैं, उन मायोसाइट्स में कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जनरेट होती हैं और इन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ की स्टडी को कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी कहते हैं। So cardiac electrophysiology is the study of electrical activities generated in the myocardial tissue. Now इस वीडियो में हम कार्डियक सेल्स यानी कि मायोसाइट्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के प्रोसेस को स्टडी करेंगे। नाउ मायोकार्डियम में या फिर मायोकार्डियल टिश्यू में 2 तरह के सेल्स यानी कि 2 तरह के मायोसाइट्स होते हैं, पेसमेकर सेल्स और कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। पेसमेकर सेल्स यानी कि स्पेशलाइज्ड मायोसाइट्स जो कि फॉर एग्जांपल ऐसे नोड बनाते हैं, साइनोएट्रियल नोड बनाते हैं। नाउ पेसमेकर सेल्स की प्रॉपर्टी होती है ऑटोमेटिसिटी यानी कि अपने आप, इसलिए पेसमेकर सेल्स नेचुरली इंट्रिंसिकली अपने आप डीपोलराइज होते हैं और जब ये डीपोलराइज होते हैं तो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। हर एक एक्शन पोटेंशियल यानी कि हर एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो पेसमेकर सेल में जनरेट होती है, वो इम्पल्स या वो एक्शन पोटेंशियल मायोकार्डियम के हर एक मायोसाइट को डीपोलराइज कर देता है और इसीलिए हार्ट एक सिंगल यूनिट की तरह पूरा का पूरा डीपोलराइज हो जाता है। ना यहाँ जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो बहुत स्लोली जनरेट होता है और उसकी जो ड्यूरेशन है वो भी शॉर्ट होती है। दूसरी ओर ये हैं नॉर्मल मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। ये नॉर्मल मायोसाइट्स हैं, ये भी डीपोलराइज होते हैं, बट इनको डीपोलराइज कौन करता है? इनको पेसमेकर सेल्स डीपोलराइज करते हैं। पहले पेसमेकर सेल्स डीपोलराइज होते हैं, फिर वो इम्पल्स जब यहाँ कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स पे पहुँचती है तो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल भी डीपोलराइज होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नाउ जब ये सेल एक्टिवेट होते हैं, इम्पल्स यहाँ तक पहुँचती है तो इनमें भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और वो एक्शन पोटेंशियल कैसा होता है? वो एक्शन पोटेंशियल बहुत फास्ट जनरेट होता है और कंपैरेटिवली उसकी जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होती है। तो अब आप इस फिगर को देखो, यहाँ पर ये मायोसाइट्स हैं और इनके बीच में है गैप जंक्शंस। ये है पेसमेकर सेल और बाकी ये हैं सब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। नाउ पेसमेकर सेल में आयंस की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। अब ये आयंस जब एक मायोसाइट से दूसरे मायोसाइट में डिफ्यूज़ होते हैं तो दूसरा मायोसाइट भी डीपोलराइज होता है, दूसरे मायोसाइट में भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो इस तरह पेसमेकर सेल की एक इम्पल्स या फिर एक एक्शन पोटेंशियल पूरे मायोकार्डियम में फैलता है और हार्ट के हर मायोसाइट को डीपोलराइज करता है और पूरा का पूरा हार्ट एक सिंगल यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के टॉपिक में हम एक्शन पोटेंशियल्स को स्टडी करेंगे। एक्शन पोटेंशियल जो कि पेसमेकर सेल में जनरेट होता है और वो एक्शन पोटेंशियल जो कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टाइल सेल में जनरेट होता है। तो इन एक्शन पोटेंशियल्स की जो स्टडी है वो हम कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में करेंगे। अब आप इस फिगर को देखो, ये है एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड इन अ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट। यहाँ एक्शन पोटेंशियल के 5 फेजेस हैं। फेज 4, देन दिस इज द फेज 0, देन दिस इज द फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। अब इन फेजेस को इंडिविजुअली एक एक करके हम समझते हैं।
ना फेज 4 क्या है? फेज 4 है रेस्टिंग फेज। यहाँ पे सेल जो है वो रेस्टिंग फेज में है। मायोसाइट इज इन द रेस्टिंग फेज। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि रेस्टिंग फेज में मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है? रेस्टिंग फेज में जो सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो है -90 मिली वोल्ट। अब रेस्टिंग फेज के बाद आता है फेज 0 यानी कि डीपोलराइजेशन फेज। अब फास्ट सोडियम आयन चैनल्स के थ्रू पॉजिटिवली चार्ज्ड सोडियम आयंस मायोसाइट्स के अंदर जाते हैं। जब ये पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस मायोसाइट्स के अंदर जाते हैं तो जो सेल है उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल एकदम से बढ़ता है और सेल फटाफट डीपोलराइज हो जाता है। इसलिए यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल बहुत स्पीड से जनरेट होता है। अब ये डीपोलराइजेशन क्यों हुआ? ये डीपोलराइजेशन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिली वोल्ट से एकदम से +10 मिली वोल्ट हो गया। सोडियम आयंस अंदर आए, उन्होंने अंदर का मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ाया और मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिली वोल्ट से +10 मिली वोल्ट हो गया, यानी कि सेल मायोसाइट एकदम से डीपोलराइज हो गया। अब जब ये सेल एक बार डीपोलराइज हो गया तो अब सेल दोबारा कोशिश करेगा कि वो रीपोलराइज हो जाए, दोबारा वो रेस्टिंग कंडीशन में आ जाए, फिर से उसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -90 मिली वोल्ट हो जाए। तो अब समझते हैं कि कैसे ये बढ़ा हुआ +10 मिली वोल्ट पोटेंशियल दोबारा से ये कैसे फिर से -90 मिली वोल्ट होता है। अब फेज 0 के बाद आता है फेज 1। यहाँ पे एफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस है। पोटेशियम आयन सेल के बाहर निकलते हैं और मेम्ब्रेन पोटेंशियल +10 से गिरकर 0 मिली वोल्ट हो जाता है। इसके बाद आता है फेज 2। फेज 2 प्लाटू फेज है। यहाँ पर पोटेशियम आयंस का एफ्लक्स कंटिन्यूड रहता है और कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स होता है, यानी कि कैल्शियम आयंस मायोसाइट्स के अंदर आते हैं। मेम्ब्रेन पोटेंशियल लगभग 200 मिली सेकेंड के लिए एकदम स्टेबल रहता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आता और इसीलिए इस फेज 2 को कहते हैं प्लाटू फेज। और कैल्शियम आयंस के इन्फ्लक्स की वजह से जो कार्डियक मायोसाइट्स होते हैं वो इस फेज में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इस प्लाटू फेज की वजह से यहाँ एक्शन पोटेंशियल की जो ड्यूरेशन है, जो अवधि है, वो बढ़ जाती है। सो दिस एक्शन पोटेंशियल इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन कंपेयर टू एक्शन पोटेंशियल ऑफ पेसमेकर सेल्स। अब नेक्स्ट फेज है फेज 3। यहाँ पर पोटेशियम आयंस का जो एफ्लक्स है वो कंटिन्यूड रहता है। पोटेशियम आयंस मायोसाइट्स के बाहर जाते रहते हैं और इसीलिए जो सेल है, जो मायोसाइट है, उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल गिरकर फिर से -90 मिली वोल्ट हो जाता है। यानी कि अब सेल का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो पहले जैसा हो गया। सेल जो है वो यहाँ पर रेस्टिंग फेज में आ गया। तो पहले शुरुआत में -90 मिली वोल्ट से मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ के हो गया +10 और फिर धीरे धीरे फिर से ये गिरने लगा और फिर फाइनली दोबारा से ये -90 मिली वोल्ट हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल या फिर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और ये सब क्यों हो रहा है? ये हो रहा है मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से। आयंस इधर से उधर जा रहे हैं, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आ रहे हैं, उसकी वजह से होता है ये एक्शन पोटेंशियल। नाउ अब आखिर में सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो हो गया -90 मिली वोल्ट, बट सेल की जो है वो पोलैरिटी चेंज हो जाती है। शुरुआत में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर शुरुआत में मायोसाइट्स के अंदर पोटेशियम ज़्यादा था और सोडियम कम था, बट अब यहाँ पर क्या हुआ? सेल के अंदर सोडियम ज़्यादा हो गया और पोटेशियम सेल के अंदर कम हो गया, क्योंकि सारा पोटेशियम तो बाहर जा रहा है। तो एक्शन पोटेंशियल के आखिरी फेज़ में जो सेल है उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये एक पंप है, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप सेल की पोलैरिटी को फिर से दोबारा से नॉर्मलाइज कर देता है, यानी कि फिर से मायोसाइट के अंदर पोटेशियम आयंस बढ़ जाते हैं, सेल के अंदर सोडियम आयंस कम हो जाते हैं और जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो तो ऑलरेडी -90 मिली वोल्ट हो चुका है। सो दिस इज़ द एक्शन पोटेंशियल इन अ कॉन्ट्रैक्टाइल नॉर्मल कार्डियक मायोसाइट।
अब समझते हैं एक्शन पोटेंशियल इन कार्डियक पेसमेकर सेल्स, यानी कि स्पेशलाइज्ड न्यूरोमस्कुलर सेल्स, स्पेशल मायोसाइट्स। नाउ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट्स के विपरीत कार्डियक पेसमेकर सेल के में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है उसमें 3 फेजेस होते हैं। फेज 4 दैट इज द रेस्टिंग फेज, फेज 0 दैट इज द डीपोलराइजेशन फेज, एंड फेज 3 दैट इज द रिपोलराइजेशन फेज। यहाँ पर प्लेटो फेज नहीं है। तो पहले समझते हैं फेज 4 दैट इज द रेस्टिंग फेज। यहाँ पर पेसमेकर सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लगभग -60 मिलीवोल्ट्स है और फनी सोडियम चैनल्स के थ्रू सेल के अंदर सोडियम आयंस आते हैं और मेम्ब्रेन पोटेंशियल धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता जाता है। तो ये है फेज 4। यहाँ पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेबल नहीं है, ये -60 मिलीवोल्ट से बढ़कर -40 मिलीवोल्ट तक जा रहा है। दूसरा फेज है फेज 0। इस फेज को बोलते हैं डीपोलराइजेशन फेज। नाउ एल टाइप कैल्शियम चैनल्स के थ्रू कैल्शियम आयंस पेसमेकर सेल के अंदर आते हैं, जिससे मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ता है और बढ़कर वो +40 मिलीवोल्ट्स हो जाता है, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होता है। तो ये डीपोलराइजेशन क्यों हुआ? क्योंकि मेम्ब्रेन पोटेंशियल -60 मिलीवोल्ट से बढ़कर 40 मिलीवोल्ट हो गया। तो अब डीपोलराइज होने के बाद हर सेल रीपोलराइज होने की कोशिश करेगा। तो तीसरा फेज है रीपोलराइजेशन फेज। यहाँ पर आप देखो पोटेशियम का एफ्लक्स हो रहा है, पोटेशियम आयंस बाहर जा रहे हैं और इसीलिए मेम्ब्रेन पोटेंशियल फिर से कम होने लगा और फाइनली ये फिर से कितना हो जाता है, -60 मिलीवोल्ट हो जाता है और सेल फिर से रेस्टिंग फेज में यानी कि फेज 4 में आता है। यहाँ पर देखो आप, कोई भी प्लेटो फेज नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल की जो ड्यूरेशन है वो कंपैरेटिवली कम है। सो एक्शन पोटेंशियल इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो ये है कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, जिसमें हमने कार्डियक मायोसाइट्स में एक्शन पोटेंशियल डेवलप होने के प्रोसेस को स्टडी किया। पेसमेकर सेल में अलग अलग तरीके से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और नॉर्मल कार्डियक मायोसाइट्स में अलग तरीके से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। पेसमेकर सेल जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है तो वो एक्शन पोटेंशियल पूरे मायोकार्डियम में ट्रैवल करता है और हर एक मायोसाइट को डीपोलराइज करता जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।